है। ओके, तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन के प्रोसीजर का क्या नाम बताया था मैंने? सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर किस प्रोसीजर का पार्ट था? फर्दर प्रोसीजर, फर्दर असेसमेंट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ डिटेल्स का, है ना? चलिए, यस मैम भाविका को एंट्री दे दीजिए। क्या बोल रहे हो? मैम हो गया वो एंट्री नहीं मिल रही थी एक क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा ऑडिट एविडेंसेस चैप्टर था। अब अपन इन डिटेल वाउचिंग और वेरिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टोटली प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ में चलता है ना। तो आज मैं आपको अगेन नोट्स ओपन नहीं करवाऊंगी, है ना। ऑडिट एविडेंसेस की नोटबुक जो है मैंने कल सेंड नहीं करी थी, थोड़ा बिजी थी। आज मैं आगे का जो आपका पॉइंट है वो नोटबुक में लिख करके आपको सेंड कर दूंगी। आप लोगों को जब टाइम मिले आप उसे कॉपी कर लेना। ओके, आज अपन फॉन्ट साइज थोड़ा, हाँ, फॉन्ट साइज में थोड़ा इंक्रीज करके सेंड कर दूंगी। अदरवाइज आप क्या किया कीजिए, मैं भूल जाती हूँ फॉन्ट साइज, मुझे तो लैपटॉप में प्रॉपरली दिखता है, आप उसे मोबाइल के अंदर भी फॉन्ट साइज है ना इंक्रीज कर सकते हैं उसे डाउनलोड करके, क्योंकि एडिटेबल ही भेजती हूँ मैं। तो अगर मैं भूल जाती हूँ तो आप अपने आप कर लिया कीजिए। ओके, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। टोटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आज आपको बता रही हूँ। नोट्स हमें नहीं ओपन करने, ना ही हमें नोटबुक ओपन करनी है। आज अपने को आपका अकाउंट्स, लॉ और इनकम टैक्स, है ना, इन तीन का नॉलेज अप्लाई करना है। जितना भी किसी चीज के लिए आपने पढ़ा हो उतना माइंड लगाने का ट्राई करना। ठीक है, मतलब मैं बोलूं इन्वेंट्री के ऊपर सोचो, तो इन्वेंट्री के ऊपर अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ा है तो उससे रिलेटेड चीजें भी सोचो। इन्वेंट्री के ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ी है तो उससे रिलेटेड भी चीजें सोचो। ठीक है, अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड इनकम टैक्स में कुछ पढ़ा है तो वो चीजें भी सोचो। इन्वेंट्री से रिलेटेड लॉ में कुछ पढ़ा है तो वो चीजें भी सोचो, है ना। और ऑडिट के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पढ़ा है इसके लिए तो वो चीज भी सोचो। एक एग्जांपल दिया है ना। इस तरीके से कोई भी अपन चीज चेक कर रहे, कोई भी आइटम चेक कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, अकाउंट्स, लॉ और इनकम टैक्स। जो जो इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में आपने वो चीज पढ़ी ही हो, है ना। बट जहाँ पे जितना भी पढ़ा है वो हर एक चीज ऑडिटर जाकर के चेक करता है। तो हर एक चीज को अच्छे से सोचो और फिर वो सारे पॉइंट्स हमें लिखने हैं, है ना। जैसे मैं अपन स्टार्ट करते हैं आज वाउचिंग। नोटबुक में रिवीजन करा रहे हो क्या? नहीं, रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, न्यू चैप्टर है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। पहले अपन ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है वाउचिंग वेरिफिकेशन का, आज अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखा रही हूँ वाउचिंग करना। ठीक है, सिंपली वाउचिंग का मीनिंग सबको पता है कि क्या होता है। ट्रांजैक्शन रियल में अकर हुआ या नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, इसका चेकिंग करना, इसका एग्जामिनेशन करना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना उस ट्रांजैक्शन की। ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को एविडेंसेस से क्रॉस वेरीफाई करना, ये सारी चीजें हम किसके अंदर करते हैं, वाउचिंग के अंदर करते हैं। यस अनुज, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है।
अगेन ये न्यू चैप्टर है, ऑडिट एविडेंसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑडिट एविडेंसेस के बाद में एक चैप्टर है आपका वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, चैप्टर नंबर 6, वो अपन ने आज स्टार्ट किया है। ठीक है, इसके अंदर अपन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि रियल में ऑडिट करने जाते हैं तो हम कैसे वाउचिंग करते हैं, कैसे वेरिफिकेशन करते हैं। नहीं, अभी नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है, अभी सिर्फ आप अच्छे से समझिए। ओके, सो वाउचिंग का मीनिंग तो सबको क्लियर है ही। चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस अकरेंस, ट्रांजैक्शन अकर हुआ या नहीं हुआ, इस चीज का ट्रुथ एस्टेब्लिश करते हैं हम। ठीक है, कैसे ट्रुथ एस्टेब्लिश करेंगे? एविडेंसेस गैदर करके। और हमें क्या चेक करना है? चेक एक्यूरेसी चेक करनी है कि जो ट्रांजैक्शन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है वो करेक्टली रिकॉर्ड किया या नहीं किया, करेक्ट अकाउंट के अंदर उसे पोस्ट किया या नहीं किया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है वाउचिंग के अंदर। अब जैसे होता क्या है, हम ऑडिट कैसे करते हैं? हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो हमारे पास में क्या रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट बना रही हूं मैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले सबको पता है ओपनिंग स्टॉक आता है, देन सेल्स आ गई आपकी, यहाँ पे परचेजेस आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। एक कैलकुलेटर लो और कैलकुलेट करो जीपी कितना आएगा। ओनली 35? नहीं मैम, 7,20,000 7,20,000 टोटल आया होगा आप लोगों का 16,85,000। ठीक है, देन ट्रेडिंग P&L में ज्यादा आइटम्स नहीं लिख रही हूँ, जैसे सैलरी लिख दिया मैंने 1,20,000, यहाँ पे जीपी मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 7,20,000 और यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 6 लाख। 6 लाख। और ये मेरा 7,20,000 टोटल आ गया। ओके, ये मेरा ट्रेडिंग बन गया है ना। वाउचिंग हमने कहा था कि हम किसकी करते हैं? ट्रांजैक्शंस की करते हैं। तो नॉर्मली है ना, P&L आइटम्स की क्या हो जाती है? वाउचिंग हो जाती है। बैलेंस शीट आइटम्स की क्या हो जाती है? वेरिफिकेशन हो जाता है। ये अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है? वाउचिंग करना है। तो मैं वाउचिंग कैसे करूंगी? सबसे पहले मेरे सामने मैं ट्रेडिंग ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे को ओपनिंग स्टॉक का चेकिंग करना है कि रियल में 50,000 रुपए आपके यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था या नहीं था। ठीक है,
तो सिंपली जो इस ईयर ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर क्या रहा होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब मैंने ऑडिट किया होगा या फिर किसी अनदर ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा तो वो इसका वेरिफिकेशन ऑलरेडी कर चुका होगा ना लास्ट ईयर। यस मैम। तो क्या मैं इस साल वापस से ओपनिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन करूंगी क्या? नो मैम। सिंपली तो ओपनिंग स्टॉक को हम कैसे चेक करते हैं, केवल लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट उठाते हैं, क्लोजिंग देख लो। लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट से हम क्या चेक कर लेंगे, उसका क्लोजिंग स्टॉक चेक कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके असेट्स आइटम होते हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटीज आइटम होती है, ऑडिटर का फर्स्ट काम होता है कि आप जाते ही सबसे पहले उनके ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो, ठीक है। उनका सबसे फर्स्ट काम ही यही होता है कि जो भी कैरी फॉरवर्ड किए आपने लास्ट ईयर से ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, वो सारे आपको क्रॉस वेरीफाई करने होते हैं। क्रॉस वेरीफाई आप किससे करोगे, लास्ट ईयर की आपकी ऑडिट रिपोर्ट से, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट मेरा हो, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट किसी अनदर ऑडिटर का हो। ऑडिट रिपोर्ट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मैं किसी और ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट देख सकती हूँ बट मैं उसके वर्किंग पेपर्स नहीं देख सकती हूँ, है ना। ऑडिट रिपोर्ट उसके पास भी रहेगी, ऑडिटर के पास में, मेरे क्लाइंट के पास में भी रहेगी। तो मैं क्लाइंट से ऑडिट रिपोर्ट मांग करके ओपनिंग बैलेंसेस क्या करती हूँ, चेक कर लेती हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक में तो हमें कोई ऐसा काम करना पड़ता नहीं है। अब आते हैं अपन परचेजेस के ऊपर। मुझे परचेजेस की वाउचिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैं परचेजेस की वाउचिंग कैसे करूंगी, तो मैं एक आपको बहुत ही बिग एंटरप्राइज का एग्जांपल दे करके समझा रही हूँ। अगर कोई छोटी सी एंटरप्राइज है तो मैंने आपको बोल दिया कि भाई परचेज बिल से चेक कर लेना, इंश्योरेंस कवर नोट से चेक कर लेना, है ना, ठीक है। तो हमने वाउचिंग और वेरिफिकेशन से पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, बट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम सिर्फ लिमिटेड कुछ एक ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई करते हैं। जैसे रेंडमली मैंने कोई भी 4 या 5 ट्रांजैक्शंस उठा करके देख लिए, ठीक है। इसके ऊपर पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करके मैं क्या करती हूँ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितना ज्यादा मुझे अप्लाई करना है, कितना इन डेप्थ मुझे चेकिंग करना है, वो चीज डिसाइड करती हूँ। तो वाउचिंग में जो भी मेरे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर एविडेंसेस हैं, वो सारे ही एविडेंसेस मैं यूज में ले सकती हूँ। जैसे यहाँ पे समझिए, परचेजेस आप लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर के अंदर परचेज रिक्विजिशन नोट करके कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा है, पूरा एक परचेज का प्रोसेस वहां पे पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वेट। जैसे मान लो परचेजेस में सबसे पहले मैंने देखा कि भाई, क्योंकि मैं टेस्ट चेकिंग कर रही हूँ, है ना, तो मैंने कहा 5 मई 2020 को आपकी एक एंट्री आ रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपने गुड्स परचेज किया था, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर वाई for rupees 50,000, GST at 3%। ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ था 5 मई को। तो इसका क्या एंट्री होना चाहिए, सिंपली परचेजेस अकाउंट डेबिट, $50,000, GST इनपुट अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 1500, एंड टू मिस्टर वाई, टोटल आ जाएगा हमारे पास में 51,500। ये हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है।
जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये एंट्री मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, मिल गई मुझे एंट्री। मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगी, फर्स्ट नंबर, क्या ये एंट्री के अंदर जो फिगर्स लिखे हैं वो फिगर्स करेक्टली एंटर्ड है या नहीं है। ठीक है, 50,000, 1500, 51,500 करेक्टली एंटर्ड है या नहीं है, ये सबसे पहले मैंने चेक किया। तो मैं कैसे चेक करूंगी, मेरे को कुछ चाहिए रहेंगे एविडेंसेस। उन एविडेंसेस से मैं ये चेक करूंगी कि ये फिगर्स करेक्टली एंटर्ड है या नहीं है। कुछ आप लोगों को हमेशा मैं एग्जांपल देती आई हूँ जब से अपन ने ऑडिट स्टार्ट किया है कि मैं परचेज बिल से चेक करूंगी। ठीक है, परचेज बिल आप सब लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर आपका लिखा हुआ होगा आपने कौन सा आइटम परचेज किया। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, पर यूनिट अमाउंट क्या था और टोटल अमाउंट क्या बना। तो मैं हर एक चीज चेक करूंगी। ठीक है, देन जीएसटी रेट मैं चेक करूंगी कि क्या रियल में जो ये गुड्स आपने परचेज किया है, क्या रियल में ये जो गुड्स आपने परचेज किया है इसके ऊपर 3% रेट ही जीएसटी का अप्लाई होता है क्या। ऐसा तो नहीं है कि 5% अप्लाई होता है या 12% अप्लाई होता है और आपने 3% लिख रखा है। ठीक है, ये चीज मैं क्या करूंगी, जीएसटी एक्ट से क्रॉस वेरीफाई करूंगी। देन मैं ये चेक करूंगी कि आपने जीएसटी एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी कि कब उसका इनपुट क्रेडिट मिलता है किसी भी गुड्स का और कब जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो चीज भी मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि क्या इस 1500 रुपए का मुझे जीएसटी क्रेडिट मिलेगा। अगर मुझे जीएसटी क्रेडिट मिलेगा तब तो मैं इसे जीएसटी इनपुट अकाउंट के अंदर मुझे डेबिट करना चाहिए। बट अगर मुझे जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये मेरा पार्ट ऑफ कॉस्ट बनना चाहिए। पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने जीएसटी में? हाँ मैम, आईटीसी है ना। ठीक है, कुछ होती है एग्जाम्प्ट चीजें कि लाइक फिनिश्ड गुड्स एग्जाम्प्ट हो रहा है हमारा तो हम उसके रॉ मटेरियल का इनपुट क्रेडिट नहीं यूज में ले सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे चेक करूंगी। तो जीएसटी एक्ट मुझे जो जो चीजें कहता है वो सारी जीएसटी से रिलेटेड चीजें मैं इस जीएसटी इनपुट अकाउंट के लिए यूज में लूंगी कि क्या आपने करेक्टली पोस्टिंग करी है, करेक्ट अकाउंट के अंदर आपने इस अमाउंट को डाला है या नहीं डाला है। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें मैंने चेक करी। अब मैं और क्या चीज चेक करूंगी, ठीक है, मैं ये चेक करूंगी कि ये जो परचेज बिल है, परचेज बिल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, आपका क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है और पर यूनिट रेट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ी है स्टोर लेजर, सबने पढ़ी है अकाउंट्स के अंदर एंड कॉस्टिंग के अंदर स्टोर लेजर पढ़ा है। स्टोर लेजर के अंदर क्वांटिटी भी लिखी जाती है और पर यूनिट रेट भी लिखा जाता है। तो मैं आपकी स्टोर लेजर उठाऊंगी और उसे भी चेक करूंगी कि जितना बिल के अंदर क्वांटिटी आ रहा है क्या आपने उतना ही अपने स्टोर के अंदर क्वांटिटी इन किया है ना, और जिस रेट से आपका ये गुड्स आया है उतना ही यूनिट पर यूनिट रेट आपने एंटर किया है ना। ये सारी चीजें मैंने आपके परचेजेस के अंदर चेक करी। ठीक है, इसके अलावा मैं इसके ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए थे आपके, उनसे मुझे जो भी एविडेंसेस मिलते हैं वो सारे एविडेंसेस मैं चेक करूंगी। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बिग एंटरप्राइज का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। है ना, इंटरनल कंट्रोल्स के एविडेंसेस कैसे, जैसे समझिए क्या होता है, जो बिग एंटरप्राइज है जैसे रिलायंस है, टाटा है, वेदांता है ना, या फिर कोई भी अच्छी एंटरप्राइज है जिसका टर्नओवर काफी अच्छा रहता है और बहुत बिग अमाउंट्स के अंदर वो लोग परचेजेस करते हैं, तो वो वहाँ पे केवल ऐसे ही नहीं करते कि बस परचेज बिल आ गया, इंश्योरेंस कवर नोट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन बिल्टी आ गई और अंदर अपने बिजनेस में कोई चीज करे ही नहीं। उनका पूरा एक सिस्टम रहता है
कि कब आपको परचेज करने का पावर है, कैसे आप परचेजेस कर सकते हो, है ना। तो उसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। जैसे समझिए मेरे पास में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेरे यहाँ पे एक परचेज डिपार्टमेंट है मेरे बिजनेस में एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। और एक फिनिश्ड गुड्स का स्टोर लेजर तो बना हुआ रहता ही है ना, फिर स्टोर डिपार्टमेंट है। नाउ सबसे पहले सेल्स वाले का काम है सेल करना, स्टोर वाले का काम है सारा इन्वेंट्री मेंटेन करना, परचेज डिपार्टमेंट वाले का काम है, जस्ट वेट एक मिनट, ओके। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, परचेज डिपार्टमेंट का काम है गुड्स परचेज करने का, सेल्स डिपार्टमेंट का काम है गुड्स से सेल करने का। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कीजिए। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है गुड्स प्रोड्यूस करने का। ये सारा सबका पर्टिकुलर काम है। मेरे यहाँ पे मान लो वाई नाम का प्रोडक्ट सेल होता है, वाई मेरा फिनिश्ड गुड्स है, वो मेरे यहाँ पे सेल होता है। मेरे को जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसने स्टोर डिपार्टमेंट को कहा कि नेक्स्ट 1 मंथ में मेरे को वाई का मिनिमम 10,000 क्वांटिटी चाहिए। तो ये चीज चेक कर लेना आप आपके स्टोर्स के अंदर कि आपके पास में रहेगा या नहीं रहेगा। स्टोर वाले ने अपना स्टोर लेजर ओपन किया और देखा कि मेरे पास में तो सिर्फ 2,000 फिनिश्ड गुड्स अभी अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहना पड़ेगा कि इसका क्या करो, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट करो, है ना। और हमें मिनिमम 8,000 तो है ही, और साथ में मेरा ये फिक्स है कि भाई हर वक्त पे मेरे पास में 2,000 का क्या रहना चाहिए, स्टॉक रहना चाहिए। तो 10,000, 8 + 2 10,000 का आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये चेक करता है कि क्या मेरे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जितना मुझे 10,000 का प्रोडक्शन करने में मुझे रॉ मटेरियल नीडेड होगा, क्या उतना रॉ मटेरियल हमारी कंपनी के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, उसने अगेन स्टोर लेजर वाले को कॉल किया और बोला कि आपके पास में इस पर्टिकुलर हम ले लेते हैं ए, हमारा एक मटेरियल लगता है एक्स को बनाने में, आपके पास में ए का कितना मटेरियल है। ठीक है, उसने बता दिया, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास में रॉ मटेरियल कम था। तो डिसाइड किसने किया कि हमें गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द स्टॉक अवेलेबिलिटी। उन्होंने डिसाइड किया से कि मुझे 6,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल मुझे चाहिए। मुझे जो 10,000 यूनिट्स बनाने हैं इस मंथ के अंदर, उसके लिए मुझे 6,000 kg का रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, और मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है 2,000 का रॉ मटेरियल, ऑलरेडी अवेलेबल है 2,000 kg, तो मुझे 4,000 kg का रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खुद के पास में कोई पावर नहीं है कि आप सप्लायर को फोन कर दो और ऑर्डर दे दो। वो क्या करता है, वो पहले परचेज डिपार्टमेंट को कॉल करता है ना। कॉल मीन्स रिटर्न में कुछ देगा, ओरल में कुछ नहीं होता। ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ कॉल करता है, हर एक चीज का कम्युनिकेशन होगा रिटर्न के अंदर, है ना। नाउ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को एक परचेज रिक्विजिशन नोट बना के भेजता है। ठीक है, कि मेरे को 4,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल का नीड है, नेक्स्ट इतने टाइम पीरियड में मुझे ये चीज चाहिए, है ना। टाइम पीरियड कैसे वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई रॉ मटेरियल आने में भी कुछ टाइम लगेगा, देन रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होने में भी कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, और मुझे सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई इस
डेट के बाद में मुझे ये चीज का अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए। तो हर एक चीज परचेज रिक्विजिशन नोट में मेंशन्ड होती है कि हमें बिफोर, जैसे मेरा प्रोडक्शन टाइम पीरियड है 10 डेज, है ना, और सेल्स डिपार्टमेंट को 15 दिन बाद में 10,000 वाई चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मुझे मिनिमम 3 दिन के अंदर अंदर 4,000 रॉ मटेरियल चाहिए। ओके, मैंने मेरा 10 दिन एक्सक्लूड कर लिया, 2 दिन मेरा इमरजेंसी के हिसाब से रख लिया, और मैंने उन्हें बता दिया कि भाई 3 दिन के बाद में मुझे 4,000 रॉ मटेरियल का नीड है, तो आप ये चीज मंगवा देना। ओके, देन ये सारी चीजें रिटर्न में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लिख करके किसको भेजी? परचेज डिपार्टमेंट को भेजी। अब परचेज डिपार्टमेंट वापस से क्रॉस वेरीफाई करता है कि आपके पास में रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है स्टोर लेजर वाले को, तो स्टोर लेजर वाला उसे भी सारी चीज बताता है, और ये चीज क्लियर हो गई। इन लोगों का रियल में कोई भी फेस टू फेस मीटिंग नहीं होता है, ये सारा काम रिटर्न के अंदर जो कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू होता है। ओके, नाउ परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? अभी तक हमने कहीं बाहर कुछ काम नहीं किया है, ये एक हमारा इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी बना रखा है मैनेजमेंट ने कि परचेजेस डायरेक्टली सेल्स वाले को नीड हुई तो वो ही ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता है, उसको पहले इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, और परचेज डिपार्टमेंट के पास ही केवल राइट है कि वो अकॉर्डिंगली क्या करेगा? परचेजेस करेगा। तो नाउ परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि ठीक है 4,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए, 4,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल का हमें ऑर्डर देना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप डायरेक्टली ऑर्डर दे सकते हैं, उनके पास में एक रूल है क्या कि आपको पहले कोटेशंस मंगवाना पड़ेगा। परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये 4,000 हमें गुड्स ऑर्डर करने हैं उनके लिए हमें पहले कोटेशंस मंगवानी पड़ेगी। कोटेशन समझते हैं सब लोग? प्राइस, हाँ, प्राइस का, है ना। लाइक आपके पास में 5 सप्लायर है जो नॉर्मली जिनसे अपन परचेज करते, ABCDE 5 सप्लायर है। 5 सप्लायर को हमने क्या किया, जैसे देखिए ABCD एंड E, मेरे पास 5 सप्लायर है। 5 सप्लायर को मैंने एक परचेज रिक्वायरमेंट सेंड करी। ठीक है, सबको सेंड किया कि मुझे 4,000 ऑफ kg A चाहिए। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में चाहिए? विद इन 3 डेज चाहिए, विद इन 3 डेज चाहिए। तो आप मुझे इसका क्या भेजिए? एस्टिमेटेड प्राइस भेजिए, एस्टिमेटेड प्राइस भेजिए। ठीक है, इस तरीके से हमने सबको एक परचेज रिक्वायरमेंट भेज दी, हमारी बी को भी भेजी, सी को भी भेजी, डी को भी भेजी, ई को भी भेजी। अब ये सब क्या करते हैं? हमें कोटेशंस सेंड करते हैं। ये सब हमें क्या सेंड करते हैं? कोटेशंस सेंड करते हैं। ठीक है, कोटेशंस के अंदर क्या क्या लिखा हुआ रहेगा कि हम कितना गुड्स आपको दे सकते हैं, हमारा डिलीवरी टाइम पीरियड कितना रहेगा, ठीक है, और हमारा किस प्राइस के ऊपर हम आपको ये चीज दे सकते हैं। सबने अपना अलग अलग कोटेशन सेंड किया। अब जो मेरे परचेज डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक बंदे के साथ में बैठ के, या फिर अगर हमने ये अथॉरिटी किसी अनदर पर्सन को दे रखी है, सीनियर पर्सन को दे रखी है, तो उस सीनियर पर्सन के साथ में बैठ करके इन कोटेशंस को डिस्कस करते हैं कि हमें किससे परचेज करना है। ए से परचेज करना है, बी से, सी से, डी से, ई से। ये लोग क्या क्या चीजें कंपेयर करेंगे कि इनका क्वालिटी क्या होगा, ठीक है, किसका क्वालिटी ज्यादा बेस्ट रहेगा, कौन बंदा हमें टाइमली डिलीवर कर रहा है, ठीक है, और प्राइस क्या रहेगा। तो ये 3 चीजों को मेजर पॉइंट्स लेकर के वो लोग डिसाइड करते कि हमें किसको फाइनल करना है। तो हमने फाइनल किया, मान लो मिस्टर सी को,
सारी चीजें देखने समझने के बाद में हमने फाइनल किया मिस्टर सी को। मिस्टर सी को हम क्या सेंड कर देते हैं, एक परचेज ऑर्डर सेंड करते हैं। एक परचेज ऑर्डर सेंड किया हमने, ठीक है। परचेज ऑर्डर मतलब इसके अंदर हमने लिख करके दिया आप कितना केजी ऑफ गुड्स हमें सेंड कर रहे हैं और आपने हमें क्या प्राइस बताया था, ये परचेज ऑर्डर हमने उनको सेंड किया। देन वो गुड्स हमें डिलीवर कर दिए, ठीक है। तो उन्होंने उधर से कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला भेजा होगा, ट्रांसपोर्ट के अंदर ही गुड्स रखवाया होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बिल्टी, इंश्योरेंस कवर नोट सबको पता है। इंश्योरेंस कवर नोट और ट्रांसपोर्ट बिल्टी के साथ में मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गए, गुड्स मेरे फैक्ट्री गेट पर आ गए। गुड्स अब मेरे फैक्ट्री गेट पर आ गए तो अगेन वो डायरेक्टली ना तो स्टोर लेजर वाला वहां पे जाकर के गुड्स को देख रहा है और ना ही परचेजेस वाला वहां पे जाकर के गुड्स को देख रहा है। मेरे बिजनेस में सिस्टम है कि एक जो वॉचमैन फैक्ट्री गेट पे खड़ा है वो चेक करेगा पहले कि कितने नंबर ऑफ गुड्स आए हैं, ठीक है। या अगर वो केजीज के अंदर है तो उसका वेट करेगा, अगर केजीज के अंदर नहीं है तो नंबर ऑफ यूनिट्स के अंदर है तो वो उसकी काउंटिंग करेगा। अकॉर्डिंगली जो भी मेजरमेंट एरिया हो गुड्स का उसके अकॉर्डिंगली मेरा वॉचमैन है ना अकेला क्या करेगा, चेकिंग करेगा कि गुड्स जितना रिक्वायर्ड था उतना ही आया या नहीं आया। तो अब वो कैसे, उसको क्या पता चलेगा, तो जो परचेज डिपार्टमेंट ने जब परचेज ऑर्डर भेजा था उसकी ही एक स्लिप कि किस बंदे से ये गुड्स आपको आने वाला है, उसकी एक स्लिप वो उस पर्टिकुलर वॉचमैन को भी जाकर के देते हैं, ठीक है, कि हमारा इस पर्टिकुलर डेट पे ये पार्सल आने वाला है तो चेकिंग करके देख लेना। ओके, नाउ गुड्स मेरे यहाँ पे आता है, वॉचमैन काउंटिंग करता है, वॉचमैन वेट करता है, ठीक है। देन उसको एक स्लिप इशू करता है कि यस ये स्टोर गुड्स, ये गुड्स हमारे फैक्ट्री के अंदर आ सकते हैं क्योंकि एकदम परफेक्ट है जो हमने यहाँ से डिसाइड किया था। नाउ डिपेंड करता है कि कुछ कंपनीज के यहाँ पे इंस्पेक्शन भी होता है गुड्स का। अगर आपका वैल्यू ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे एक लैब्स भी रहती है कि आप उस गुड्स की क्वालिटी की चेकिंग करते हैं। हर एक कंपनी में ज़रूरी नहीं है ये हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे